गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। जैसे कि आपको पता है पॉलिटिका क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें ये जो पॉलिटिका क्रैश कोर्स है वो हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक में से मटेरियल जो है वो लिया है, और उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर हैं लक्ष्मीकांत की बुक में से हमने वो सारे कवर किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दो चैप्टर्स हैं आपके, एक तो फर्स्ट था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। संविधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, उसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ से बोरो किया गया है, कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है, वो दूसरों से अलग कैसे है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आर्टिकल 368 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है ये एक अमेंडमेंट, ठीक है। इसके तहत हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, ये संविधान बना था, ये जो संविधान है इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स, क्या क्या चेंजेस हम आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7th 42 44, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक जो थी अमेंडमेंट जो थी वो एक आर्टिकल 368 के अंदर कर सकते हैं, जिसमें कि हम चेंजेस ला सकते हैं। इन अमेंडमेंट्स जो ये जो चेंजेस हुई हैं ऑलरेडी हुई हैं, इन इस आर्टिकल 368 को यूज करके जो हम अपना फीचर्स है, और सॉरी जो अपना संविधान है उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा ये एक चीज हमेशा याद रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी जो है संविधान का वो चेंज नहीं हो सकता। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। और जिसमें हम पढ़ेंगे वो ये है कि कौन कौन से ऐसी केसेस हैं जिसके तहत जो है अमेंडमेंट्स की गई, ठीक है। उसके अलावा इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। The Indian Constitution is unique in its content and spirit. Though the Constitution of India borrowed from almost every constitution of the world, like USA, Canada, Germany, USSR, UK, and Australia, etc. After adoption, Indian Constitution undergo a substantial changes by several amendments like 7th, 42, 44th, 73, 74, 97 and 101 amendment and so on. In fact, 42nd Amendment Act 1976 is known as mini constitution due to the important and large number of changes made by this amendment in various parts of the Indian Constitution. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो भारत का संविधान है अपनी सामग्री और जो भावना से अद्वितीय है। हालांकि भारत का संविधान दुनिया के लगभग हर संविधान जैसे यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूएसएसआर, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि से उधार लिया गया है। गोद लेने के बाद भारतीय संविधान में कई संशोधन जैसे कि 7th, 42, 44, 73, 74, 97, 101 संशोधनों द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वास्तव में 42nd संशोधन अधिनियम 1976 को भारत संविधान के विभिन्न भागों में इस संशोधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें भी वही जो मैंने आपको चीजें पहले डिस्कस की हैं कि जो भारत का संविधान है वो सबसे अलग है। नो डाउट कि ये जो हमारा संविधान है ये बहुत सारी कंट्रियों से बोरो किया गया है। कौन सी चीज कहाँ से ली गई है इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे संशोधन अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं, पर जो इसमें एक संशोधन है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई थी, तो इसी का नाम इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा गया है, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स हैं, इनफैक्ट इनके ऊपर एक अलग चैप्टर भी बनता है कि जिसमें एक एक अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस की गई थी उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु गेव द स्टेटमेंट दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल।
ये कथन किसने दिया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो पहले आपको जैसे पता है, हम जो भारत का संविधान है वो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी की, लोगों के द्वारा, लोगों का, जनता के लिए, जनता का शासन जो है, ठीक है, के लिए है। तो ये जो कथन है इनमें से किसने कहा था? तो इसका आंसर है फोर्थ, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा इस कथन को कहा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, हमें नहीं है बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस या वेरी फ्लेक्सिबल। तो उसने पूछा हुआ है कौन सा इसका फीचर नहीं है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो संविधान है वो सबसे लेंथिएस्ट है, सबसे लंबा संविधान है। अगर हम बात करें यूएसए और ब्रिटेन की, तो जो यूएस का संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो ब्रिटेन है, मैंने यहाँ ब्रिटिश लिख दिया, एक सेकेंड, ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलो कि रिटन, अगर ये तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर बोलो ब्रिटेन का अनरिटन, अनलिखित कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? तो ब्रिटेन में क्या किया गया था, बहुत सारे एक्ट को पास किया गया था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो उनको लगता था वो साथ साथ में एक्ट पास करते थे। अगर हम उन एक्ट्स को क्लब कर दे तो वही उनका क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। बट इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो सबसे लेंथिएस्ट, सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का ही है। तो ये फीचर आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड ऑप्शन विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर किया था कि जो हमारा संविधान है वो बहुत सारी कंट्री से बोरो किया गया है, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है एकात्मक पूर्वग्रह के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो फेडरल सिस्टम, हमारा जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम, मतलब इसमें पक्षपात जो है वो नहीं रखा गया, यूनिटरी बायस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है वेरी फ्लेक्सिबल। वेरी फ्लेक्सिबल का मतलब है बहुत लचीला। तो जो ये इसका है, ये इसका आंसर बन जाएगा कि इट इज नॉट ए पार्ट, इट इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी फ्लेक्सिबल नहीं है, हमारा जो संविधान है हम उसको फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, पर वेरी फ्लेक्सिबल नहीं है। इसको चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो कुछ अमेंडमेंट की जाती हैं, बट वो अमेंडमेंट करना भी इतना ईजी नहीं होता। बहुत सारे बिल पास होते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तो उन अमेंडमेंट के द्वारा जो संविधान में चेंजेस की जाती हैं, पर वेरी फ्लेक्सिबल वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, दैट इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड या डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या आर्टिकल 44। तो हम देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ये किसके अंदर आता है, ये पार्ट 3 के अंदर आता है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो आपकी पार्ट 4 के अंदर आती हैं, और जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये पार्ट 4A के अंदर आता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 के अंदर आता है। तो मैंने आगे आगे आपको इसके आंसर्स लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, भारत की संसदीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, थर्ड इज मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, या फोर्थ इज लीडरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले उन्होंने बोला है नामात्र एंड वास्तविक अधिकारों की उपस्थिति, ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे नॉमिनल एज वेल एज रियल दोनों एग्जीक्यूटिव जो है वो पाए जाते हैं, तो ये पहला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज बहुमत दल शासन, बिल्कुल मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस चीज की जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है उसका शासन चलता है। विधायकों में मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है, तो मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
लीडरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये आपको बिल्कुल पता है कि जो लीडरशिप है वो किसके स्टेट में जो होती है वो, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो लीडरशिप पावर होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है, और जो सेंटर में होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो ये भी बिल्कुल, ये हमारे स्टेट के हाथ में होती है, और ये जो प्रेसिडेंट है वो सेंटर के हाथ में होती है, राइट। तो इसमें ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, सी में फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, एंड डी में ऑल आर करेक्ट। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, ऑल आर करेक्ट, सारे ही सभी सही हैं। तो फोर्थ आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन टू लिस्ट सेकंड। ये हमें लिस्ट वन टू लिस्ट सेकंड को मैच करना है। लिस्ट वन पढ़ लेते हैं। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या राइट टू फ्रीडम। ठीक है, सूची एक वन को सूची टू के साथ मैच करना है। तो समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या स्वतंत्र का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल्स है। ये मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, और ये किसके अंदर आते हैं, हमने अभी पढ़ा, ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और जो हमारा टोटल राइट है, ठीक है, टोटल जो फंडामेंटल राइट है वो कितने हैं, वो 6 हैं। जब हमारा संविधान बना था, जब, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। उनमें से एक फंडामेंटल को जो है राइट को डिलीट कर दिया गया था, और उस फंडामेंटल राइट जो डिलीट किया गया था उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इस फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया था। तो अब इसको डिलीट करने के बाद हमारे पास जो अब फंडामेंटल राइट है वो टोटल 6 हैं। ठीक है जी, तो ये जो 4 हैं वो उन्हीं में से एक है। अब हम इनका एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सो दैट कि आपको साथ-साथ इसका जो राइट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँ। ये 4 तो आपके सामने ही हैं, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू फ्रीडम। जो 2 ऐड होने वाले हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, टोटल 6 हो जाएँगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आपका 5th राइट हो गया। और एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आपके जो 2 राइट हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आपके अब जो फंडामेंटल राइट हैं वो टोटल कितने हैं, वो आपके 6 हैं। अब हम इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आपका जो राइट टू इक्वेलिटी जो आता है वो आपका आता है 14 टू 18 के अंदर, तो बी। ठीक है, मैं यहाँ बी भी मेंशन कर रही हूँ, इसका बी आएगा। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका राइट आर्टिकल जो है 25 टू 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये आपके अंदर आता है आर्टिकल 29 टू 30। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, तो ये आपका किसके अंदर आता है, ए ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल ऑफ 19 टू 22। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया ए, ठीक है, तो ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बी, ये हमारा हो गया बी, सी, डी एंड ए। तो ये आपका क्या बनता है, ये ए बी डी सी है, बी सी ए डी है, या बी सी डी ए। तो हमें चाहिए भी क्या, बी सी डी ए। तो आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the fundamental right is removed by the 44th amendment act of 1978। ठीक है, तो 1978 के 44 संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, जो फंडामेंटल राइट है, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल 7 थे, उसमें से एक जो है वो डिलीट कर दिया गया था। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो 6 है। ठीक है, तो जो इसको डिलीट किया गया था वो किस अमेंडमेंट में किया गया था, तो ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत एक जो था फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया था, डिलीट। ठीक है, तो उसका नाम भी क्या था, उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। ठीक है, ये आपका अब लीगल राइट बन चुका है, आर्टिकल
आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। ये आपका अब क्या बन चुका हुआ है, ये आपका लीगल राइट बन चुका हुआ है। मैं 1 मिनट अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका 300A के अंदर, ठीक है, 300A के अंदर लीगल राइट बन चुका हुआ है। ठीक है जी, ये तो पूरी मैंने आपको बता दी है कि फंडामेंटल राइट कौन से अमेंडमेंट के अंदर रिमूव किया गया, ठीक है, 1978 में। और अब जो है हमारे फंडामेंटल राइट वो कितने हैं, वो 6 हैं। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन सा फंडामेंटल जो राइट है वो रिमूव किया गया था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21 या राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 29। तो मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, ये डिलीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत संविधान का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस में से लिया गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूएसए, यूएसएसआर जो कि आज रशिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935। तो ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 75%, ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया है, 75% जो हमारा संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935 जब ये आया था, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट था। इसमें से ही काफ़ी जो बोरो किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैक्सिमम पार्ट, ज़्यादातर पार्ट हमारे संविधान का किस में से लिया गया है, तो वो किस में से लिया गया है, गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट्स वर प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो राइट्स इसमें बात की गई है, ये मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है वो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। देखो जो राइट होते हैं वो बहुत तरीके के जो है राइट्स हो सकते हैं, जैसे कि लीगल राइट हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। पर इनमें जो राइट्स की बात की गई है, इनमें जो संविधान के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है कि भारत संविधान द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स कितने अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो हमारे संविधान थे वो कितने थे, वो टोटल 7 थे। बाद में उसमें से एक जो था वो डिलीट कर दिया गया था, और अब जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कितने हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो जो है सस्पेंशन हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी आप, ठीक है, इमरजेंसी की अगर बात करें तो 352, 354 एंड 352, 356 एंड 360, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये हमारे 3 इमरजेंसीज़ हैं, ठीक है। ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये हमारी वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये इमरजेंसीज़ होती हैं उनके दौरान जब ये मौलिक अधिकार जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, या साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, या जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका जो है सेकंड है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये वहां से लिए गए हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 में देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इसका क्या मतलब है कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। जैसे कि जुडिशरी पूछी हुई है, ये कहाँ से ली गई है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द स्टेट, या कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इधर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नीचे जो आपको कोड्स गिवन है, फर्स्ट का ए, बी का सेकंड, ठीक है, ये आपको कोड्स गिवन है। पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ कहाँ से ली गई है। मैच कर लेते हैं। जो जुडिशरी है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, तो ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लिया गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे जो राज्य नीति के निदेशक, ये बी आयरिश गवर्नमेंट से लिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है, 3 का सी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये कैनेडियन से ही लिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। बेसिकली हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ये सब धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हमारी जो होती है सेंटर की होती है, एक स्टेट की होती है और एक स्टेट प्लस सेंटर दोनों की होती है, ठीक है। तो सेंटर प्लस स्टेट की, जिसको कॉन्करेंट बोला जाता है। तो ये जो लिस्ट है, ये हमारी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से ए, बी, सी, ठीक है, डी और ई, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where from we borrow fundamental right and impeachment of the president। हम राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार और महाभियोग का उधार कहाँ से लेते हैं? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट्स होएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने यूएसए से लिए हैं। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको उसकी सीट से कैसे हटाया जाए। महाभियोग जो है उसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी सीट से उसको कैसे हटाया जाए। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये हमने यूएसए से लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कोऑपरेटिव सोसाइटी गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, सहकारी नियमितों के संवैधिक दर्जा कब मिला? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, या 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002। तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ठीक है, आपको जैसे पता है 73 74 ये तो पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो 73 है ये आपकी पंचायती राज की है, पंचायती राज कौन से डील करती है, ये आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करती है। ठीक है, 97 तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आगे 61 जो है, इसमें जो वोटिंग एज थी पहले 21 थी, उसको रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी, तो ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर किया गया था। आगे 86 के अंदर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया गया था। तो ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, आप एक एक करके नोट कर लीजिए। बाकी अमेंडमेंट के ऊपर एक अलग से चैप्टर बनता है, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब वो सीरीज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आर्टिकल इंजॉयड बाय जम्मू कश्मीर टिल 2019? 2019 तक जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद का आनंद लिया गया? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पहले जो धारा थी वो 370, ठीक है, जो कि हमारी मोदी सरकार ने इसको डिलीट किया था। इसके तहत क्या था कि जो जम्मू कश्मीर है इसका अपना अलग से संविधान होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो कि धारा 370 जो थी वो हटा दी गई थी, ठीक है, 2019 में, कि जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। और उसके तहत जो जम्मू कश्मीर है उसको एक उसके जो पार्ट है उसको एक अलग यूटी बना दी जाएगी, और इसमें से जो लद्दाख है उसको एक अलग से यूटी बना दिया गया। तो उन्होंने बोला कि 2019 तक उन्होंने कौन-सा आर्टिकल जो है वो एन्जॉयड किया था, तो उसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, धारा 370, 368, 356 या 260, तो ये आपकी आती है फर्स्ट आंसर, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं लिया गया, नॉट टेकन ऑप्शन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा सरकार से नहीं ली गई भारतीय अधिनियम 1935 में से? तो पहले देख लेते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा जो कंट्री है उसका संविधान जो है वो सेंटर बनता है। ठीक है, सेंटर में एक संविधान बनता है जिसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी सेंटर स्टेट में, ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री मॉडल, ठीक है, आगे पार्लियामेंट्री मॉडल, तो ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ये इसमें नहीं आता। और जो एमपी एंड एमएलए प्रिविलेजेस, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से नहीं ली गई थी।
उसने यही पूछा था जो फॉलोइंग नॉट टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर राइट, तो मैंने जो टिक कर दिया है सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सा जो फीचर है वो लिया गया है, ऑप्शंस देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, या बोथ बी एंड सी, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने आपको बताया, आपातकालीन प्रावधान जो है ये मैंने आपको बताया था, इसके जो आर्टिकल्स हैं 352, 356 और 16, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में भी हमने जो डिस्कस कर लिया है, वो ऐसी लिस्ट जहाँ पे स्टेट प्लस सेंटर दोनों ही अपने विचार विमर्श करके जो है इस लिस्ट पे काम करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या होती है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये ज्वाइंट सिटिंग जो है, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन सब की एक मीटिंग होती है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बी एंड सी, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। और जो हमारी ज्वाइंट सिटिंग है, ठीक है, ये आर्टिकल 108 के अंदर आती है, आर्टिकल 108, ठीक है जी। और जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वो हमने जर्मनी से ली है, ठीक है, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लिख दी है। और कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इज प्रिएम्बल टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कनाडा, जापान, फ्रेंच या आयरलैंड, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये वर्ड्स जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रेंच से लिए गए हैं, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम अबव ऑल, तो भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोपरि है, तो जो सुप्रीम है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट या रिलीजन, ठीक है, धर्म, ठीक है, पार्लियामेंट, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम है इस टाइम पे वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। दिस इज राइट आंसर, सेकंड आपका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश, ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट इज रिजिड, वेरी रिजिड, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल या नन ऑफ द अबव, जो भारत का संविधान है वो कठोर है, सुदृढ़ है, आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से लचीला है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसके बारे में हमने पहले ही जो है वो डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, पर वो वेरी फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके बारे में हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और हमने ये भी एक चीज पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, कभी भी जो चेंज है वो नहीं हो सकता, तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और बाकी जो हमने चेंजेस करनी है वो हम थ्रू अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर होती हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट की गई हैं, जिसमें से जो हमने पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और हमने किसके बारे में क्या पढ़ा था कि ये हमारा, ठीक है, ये जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो केशवानंद, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, केशवानंद भारती एक केस था 1973 में, ठीक है, इसके तहत ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो कभी भी जो चेंज वो नहीं हो सकता। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है, रिजिड है, वेरी रिजिड है, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल या नन ऑफ द अबव, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वन है, ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल, और इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल। और पार्टली रिजिड मैंने आपको बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये पार्टली जो रिजिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय स्वरूप है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यूएसए, इंडिया, जर्मनी या जापान,
तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है कि जो एक संविधान है, ठीक है, सेंटर जो है वो अपना अलग अलग से संविधान चला सकता है, जो स्टेट है वो अपना अलग से जो संविधान बनाते हैं। तो ये कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है? तो ये इसका आंसर राइट है यूएसए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provision in the constitution to ensure the independency of, ऑप्शन इसके पहले मतलब समझ लेते हैं कि संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब इसका कि ऐसी जो हमारे संविधान में इंडिपेंडेंसी ऑफ, ठीक है, जो बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड नहीं है, तो इनमें से कौन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा न्यायतंत्र, संसद, सुप्रीम कोर्ट या सिटीजनशिप। तो इनमें से जो इंडिपेंडेंसी, जो कि अपने फैसले खुद ले सकता है, उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट पार्ट भी यही है कि जो जुडिशरी है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके नतीजों में उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जो हमारी जुडिशरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव स्टेटमेंट दैट इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संवाद के रूप में भारतीय संवाद का कथन किसने दिया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जी ऑस्टिन, डी डी भासु, केसी वेयर या नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुका है कि फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये जो कथन था वो जी ऑस्टिन ने दिया था। जी ऑस्टिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन सरकार की एकात्मक प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेट, मजबूत राज्य, ऑल द पावर आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है। द एब्सेंस ऑफ द सब्सिडरी सॉवरेन बॉडी, सहायक संपूर्ण निकायों की अनुपस्थिति, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है, इसमें जो फीचर है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कि मजबूत राज्य है, तो सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है, ठीक है। जो एब्सेंस ऑफ सब्सिडरी सॉवरेन बॉडीज, जो ये सारे के सारे जो है ये इसके फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत के संबंधित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हाइट पेपर यानी कि सफेद कागज, ग्रीन पेपर हरा कागज, येलो पेपर पीला कागज, या रेड पेपर लाल कागज। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये भारत के साथ कौन सा रिलेटेड है? तो ये भी प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, तो उसका राइट जो आंसर है वो है व्हाइट पेपर। ये जो पेपर ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बना, जो गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो ये डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बताता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, जो कि फ्यूचर में स्ट्रेटेजीज हैं, वी कैन से पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती हैं, उनके बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैविंग फोर मोस्ट फैक्टर्स, भारत में लोकतंत्र का अधिकांश तथ्य है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राज्य के निर्देश सिद्धांत, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, या पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है ना, जनता के लिए, हमने पहले भी पढ़ा था, अब्राहम लिंकन ने स्टेटमेंट दी थी। तो इसमें जो इसका आंसर है वो कौन सा रहेगा? लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो कार्यपालिका है वो विधायकों के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं होती। द प्रेसिडेंट इज सिंगल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो सिंगल और एग्जीक्यूटिव पावर ही होती है। एंड देन ऑल द पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आना था प्रेसिडेंट, राइट जो बनता है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। जो सारी की सारी पावर्स होती हैं, सारी शक्तियां
प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं थे, तो ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट गलत है, बट हमने इसमें गलत ही चुननी थी। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो कौन-सा है? फोर्थ वन, ठीक है? ऑल द पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल एंड पार्ट एट प्रेजेंट कंसिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और भाग हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 448 आर्टिकल एंड 25 पार्ट्स, 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स, या 370 आर्टिकल एंड 25 पार्ट्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि 448 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स, और इसके अंदर 8 शेड्यूल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8 शेड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये तो 22 पार्ट्स है, यहाँ पे 448, और हमारे कितना आंसर हो गया? दैट इज कॉल्ड, जो अब जो करंटली है, सॉरी, ये पहले जो थे वो 20 जो थे हमारे 20 सेकंड, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है ये पहले की लिख दी है, मैं आपको एक मिनट इरेज करके दोबारा से इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ। आज की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो आज के हिसाब से करंटली करंटली 448 आर्टिकल्स, ठीक है, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल 12 शेड्यूल, ठीक है, एंड 98 जो टोटल है वो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। इन बाकी की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको लिख दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए, 448 आर्टिकल एंड 25 पार्ट्स, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द महात्मा गांधीज डेफिनेशन ऑफ राम राज? महात्मा गांधी की राम राज की परिभाषा का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रामाज रूल ओवर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर राम का राज। सेंटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ सेंटर, केंद्र बहुत मजबूत है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में नहीं थे। ओनली वन किंग, केवल एक राजा। या सॉवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी, शुद्ध नैतिक अधिकार का आधारित लोगों की सुप्रभुता। तो ये जो राम राज्य, ठीक है ना, राम राज का जो मतलब था महात्मा गांधी ने, वो क्या है? वो बिल्कुल फोर्थ आपका राइट आंसर है कि शुद्ध नैतिक अधिकारों पर आधारित लोगों की सुप्रभुता, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रिंसिपल विच ऑपरेट द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन को संचालित करने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, अधिकारों का विभाजन, ठीक है, कंसंट्रेट्स पावर, की शक्तियों को केंद्रित करें, इक्वल पावर्स, समान शक्तियां, या फिर पावर डिवाइडेड सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र राज्यों में बटी सत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर, इसका जो राइट आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इसका आंसर सेपरेशन ऑफ पावर, मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे आवश्यकता विशेषता क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की सुप्रभुता। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, विधायकों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो इसका मोस्ट इंसेंशियल, ये फीचर्स ही हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, बट इसमें मोस्ट इंसेंशियल पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, संसद की सुप्रभुता, ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन इज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव, ब्रिटिश क्राउन निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका है? फर्स्ट इज रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यकारी। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र कार्यकारी। नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, मनोनीत कार्यकारी। एंड अर्ध वास्तविक यानी कि क्वाजी रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो इसका आंसर है ब्रिटिश क्राउन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव, ये तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सेकंड है, दैट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र कार्यकारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग,
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका निम्नलिखित में से किसके अधीन है, ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, लेजिस्लेचर, यूपीएससी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चुनाव आयोग, विधानसभा, संघ लोक सेवा आयोग या वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो एग्जीक्यूटिव सबॉर्डिनेट ये किसके ये आती है हमारी लेजिस्लेचर, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है लेजिस्लेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है, बेसिक फीचर कौन सा अमेंड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सॉवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, sovereignty, territorial integrity, federal system, judicial review, parliamentary system of government. थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू या नन ऑफ द अबव। तो जो इसके बेसिक फीचर है वो आपके सॉवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे के सारे जो है इसके बेसिक फीचर हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आर्टिकल 368 के तहत हम जो है अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। पर केशवानंदा भारती केस, ठीक है, मैंने आपको पहले इसका जिक्र किया है। केशवानंदा भारती नन केस के जो आया था उसमें ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल राइट है। सॉवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम इन टर्म ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या ऑल ऑफ द अबव। सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत के लोक सत्ता के मामले में सर्वोच्च है, या प्रजातांत्रिक का गणतंत्र, या ऊपर के सभी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का, ठीक है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, और जो भारत के लोग हैं वो सुप्रीम इन द टर्म ऑफ पावर। तो इसमें जो है वो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, हमने नहीं बताना है, ठीक है, स्टेट के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या, लैंड, भूमि, आर्मी, सेना या गवर्नमेंट सरकार इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर है आर्मी। आर्मी जो है, ठीक है, वो सेंटर और स्टेट दोनों में आती है। ओ सॉरी सॉरी, अकेले सेंटर में आती है, सेंटर नॉट स्टेट, ठीक है जी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन देख लेते हैं। करेंसी यानी कि मुद्रा, फ्लैग, झंडा, कैपिटल राजधानी, या सॉवर्निटी यानी कि सुप्रभता। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, स्टेट उसका एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो ये है सॉवर्निटी, ये बिल्कुल राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी, हु गेव दिस स्टेटमेंट। भारत संविधान अधिकतम कठोरता और बहुत अधिक लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है, ये कथन किसने दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एलेक्जेंडोरिक, या के सी विरार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, एलेक्जेंडोरिक, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसने ये कथन दिया था कि जो संतुलन है, ठीक है, एक्सट्रीम रिजिडिटी और टू मच फ्लेक्सिबिलिटी, उसका गुड बैलेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सुप्रीम पावर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। संसद की सर्वोच्च शक्ति, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सिंगल सिटीजनशिप, या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल, संघीय और राज्य सरकार के बीच एक शक्ति का विभाजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि पावर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सेंटर और स्टेट में। तो ये जो है फेडरल गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? ठीक है, कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान को किस कब स्वीकार किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। लाहौर सेशन 1930, अवाधी सेशन 1955, कोलकाता सेशन 1957 या नागपुर सेशन 1959। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवाधी सेशन 1955। ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बाकी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और हम जो है इस सीरीज़ को लक्ष्मीकांत की बुक में से फॉलो कर रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली बार अपलोड करेंगे। सो इसको देखने के लिए थैंक यू।